हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग कब पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 41। ठीक है, लगभग 40 क्लासेस हो गई हम लोग की। तो आज का पहला प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? ठीक है, चूँकि कथन वाले प्रश्न एकदम हम लोग को अच्छे से पढ़ने हैं। कथन देखिए, कम से कम 10 क्वेश्चन तो पंक्ति और कथन दोनों मिला के आ जाते हैं। तो कथन जितने भी मिले किसी भी प्रैक्टिस सेट बुक में और कहीं भी गाइड वगैरह में, तो आप लोग कोशिश यही कीजिए कि कथन को लिख के पढ़िए। ठीक है, इतने सारे हैं, एक बार में तो याद होना नहीं है, लिखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है बच्चन सिंह। ठीक है, क्या पूछा गया है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, और विद्यापति के संदर्भ में है। और रामचंद्र शुक्ल जी का एक और कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है। ठीक है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, ये भी कथन पूछा जाता है, कथन किसका है? तो इम्पॉर्टेंट कथन है और यह भी कथन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। ठीक है, दान वाक्यावली, पहला ऑप्शन है विद्यापति की रचना है, दूसरा है भूषण, तीसरा है जयदेव, चौथा ऑप्शन है पद्माकर। तो ये जो रचना है, यह रचना है विद्यापति की। ठीक है, और विद्यापति की देखिए बहुत रचनाएं हैं। एक अवहट्ट भाषा में तो है ही, ठीक है, संस्कृत भाषा में भी है। हाँ, तो वो आप लोग जो है याद रखिएगा, जितनी भी इनकी रचना है। मैथिल भाषा में ये जो है पदावली है, गोरच विजय नाटक की रचना है इनकी। और अवहट्ट भाषा की बात करें तो कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की प्रमुख रचना है। और इनके संदर्भ में एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि ये जो दान वाक्यावली है, यह रचना इनकी किस प्रकार की है? यह रचना इनकी संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, संस्कृत ग्रंथ है। ठीक, और विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है, ये याद रखिएगा, जातीय कवि। और किसने कहा है? ये जो है डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। अगला प्रश्न है कि सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? ठीक है, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो पहला ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय, दूसरा है पुष्टि मार्गी संप्रदाय, तीसरा है रामनंदी संप्रदाय, चौथा ऑप्शन है सखी संप्रदाय। तो सूरदास जी जो थे वह पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। ठीक है, और पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक आप लोग याद रखिए हैं कौन? ठीक है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो हैं वह पुष्टि मार्ग के संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है, तो क्या है वह विधा? पहला ऑप्शन है गद्य विधा, दूसरा है पद्य विधा और तीसरा है चंपू, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपू विधा। ठीक है, मैथिली शरणकृत यशोधरा जो है वह चंपू विधा का काव्य है। चंपू अर्थात जो गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं अच्छे लगते हैं सॉल्व करने में ना, ज़्यादा दिमाग लगता है इसमें है ना। तो देखते हैं हम लोग इसमें, इस साइड जो ABCD है, इस साइड जो है रचनाएं दी हुई हैं और उसके बगल में उस रचना से संबंधित रचनाकारों का नाम दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग। तो पहला है रचना बुद्ध और नाच घर। ठीक है, बुद्ध और नाच घर जो रचना है वह किसकी है? यह रचना है हरिवंश राय बच्चन की, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बिल्कुल सही है। दूसरा है हिम किरीटिनी,
रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल गलत है। यह रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बी वाला ऑप्शन है वही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, हिमकिरीटनी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है और हिमकिरीटनी 1943 ईस्वी। और ये बुद्ध और नाच घर भी याद रखिएगा आप लोग। फिर सी वाला ऑप्शन है हम विस्पाई जन्म के, बिल्कुल सही है। यह बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। चौथा है प्रवासी के गीत, यह नरेंद्र शर्मा की रचना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका विकल्प बी वाला हो जाएगा, करेक्ट नहीं है। बाकी ए सी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। ठीक है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है नागार्जुन नहीं, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, और तीसरा है इंद्रनाथ मदान, चौथा ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। वैसे तो कामायनी के संबंध में विद्वानों के बहुत सारे कथन भी हैं। कुछ कथन की बात करें तो हम जैसे कि मानवता का रसात्मक इतिहास, तो मैंने कैसे याद किया है, इसका बीच का कीवर्ड याद कर लिया है। ठीक है, रसात्मक इतिहास अगर आए तो वो नंद दुलारे वाजपेयी जी बोले हैं, किसके संबंध में, कामायनी के संबंध में। ठीक है, और रहस्यवाद का पहला महाकाव्य माना है किसने, निराला जी ने। तो जब रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है कामायनी के संदर्भ में तो निराला जी का है। और रसात्मक अगर आए, मानव का रसात्मक इतिहास, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। ठीक है, और मानव चेतना के संबंध में आए अगर कामायनी को लेके तो डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, अब पूरा वाक्य है मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। तो ये जो है चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये तो है ही अपने आप में ये प्रश्न कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, शांति प्रिय द्विवेदी ने। और कामायनी को रसात्मक, ठीक है, अर्थात पूरा वाक्य है मानवता का रसात्मक इतिहास, नंद दुलारे वाजपेयी। रहस्य नाम मतलब रहस्यवाद का पहला महाकाव्य माना है किसने, निराला ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निराला की अंतिम कविता है, निराला जी की अंतिम कविता कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है सरोज स्मृति, चौथा ऑप्शन है पत्रोत्कंठित जीवन का विश्व बुझा हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो पत्रोत्कंठित जीवन का विश्व बुझा हुआ है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह अंतिम कविता मानी जाती है। ठीक है, और बाकी राम की शक्ति पूजा भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, और तुलसीदास भी है, सरोज स्मृति भी है, यह शोक गीत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पहला है ए वाला कि पंत को, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। दूसरा है पल्लव जो रचना है वह पंत जी की है, बिल्कुल सही। 1928 इसका प्रकाशन वर्ष है। पल्लव जो है पंत की रचना है जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और लोकायतन भी जो रचना एक है, ये देखिए दिया हुआ है सी वाले ऑप्शन में, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही है। यह भी रचना किसकी है, यह पंत जी की है, बिल्कुल ये भी सही है। चौथा है पंत भारतेंदु युग के कवि थे, बिल्कुल नहीं। जो पंत थे वह उत्तरवर्ती छायावादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन गलत है। देखिए कॉन्सेप्चुअल बेस ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। इस प्रकार से अगर हमें लगभग 80% भी जानकारी 70% है तो उस प्रकार से अच्छे से प्रश्न ये सब हो जाएंगे। ठीक है, 100% किसी की तैयारी नहीं होती है, 70-75% से ही आदमी एग्ज़ाम क्रैक करता है। देखिए, तो बस यही है, थोड़ा सा आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला, ये नहीं कि मतलब सिर्फ फैक्ट वाले जो हों, बस रचना दे दिया फलाना ऐसे ही दे दिया छोटा मोटा, तो फिर उससे अब काम नहीं होने वाला है। जितने भी आप लोग थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न सॉल्व करेंगे, दिमाग पे जोर जाएगा, थोड़ा सा पैटर्न भी पता चलेगा और जहाँ गलती होगी वो भी सुधार होगा, है ना। ऐसे प्रश्न सॉल्व करिए, और बाकी तो हम आपको ऐसे ही प्रश्न सॉल्व करवाते हैं हर वीडियो में। और एग्ज़ाम
कि आते आते और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता, ठीक है, थे। क्या है प्रश्न कि आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है रघुवीर सहाय, दूसरा है शिवमंगल सिंह सुमन, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है कुंवर नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय रामदास कविता के रचयिता हैं, ठीक है। और ये जो रघुवीर सहाय है ना, वह आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। कौन से? प्रयोगवादी कवि, प्रयोगवादी कवि हैं कौन? रघुवीर सहाय। और इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं भी हैं जो कि पूछा जाता है, जैसे सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन वर्ष आत्महत्या के विरुद्ध है, हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। तो ये सब इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं रघुवीर सहाय जी की। अगला प्रश्न है कि आगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं, ठीक है। तो यह किसके प्रतीक हैं? और आगे जी की ना एक है कविता बावरा अहेरी, वो भी आप लोग ना अच्छे से डिटेल में पढ़िए, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं किसके? पहला ऑप्शन है कवि एवं साहित्य के, दूसरा है प्रवाह एवं चेतना के, तीसरा ऑप्शन है जल एवं भूखंड के, चौथा है समाज एवं व्यक्ति के। तो नदी के द्वीप आगे की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता मानी जाती है, जिसमें जो नदी है वह समाज का प्रतीक है और जो द्वीप है वह व्यक्ति, ठीक है। अर्थात क्रमशः जो है देखें तो हम लोग समाज और व्यक्ति के ये प्रतीक हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, दूसरा है गजानंद माधव मुक्तिबोध और तीसरा है मलयज, चौथा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह। तो नई कविता नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? पहला ऑप्शन है मणि मधुकर, दूसरा है लीलाधर जगुड़ी, तीसरा है सौमित्र मोहन, चौथा ऑप्शन है मंगलेश डबराल। तो इसके जो है सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सौमित्र मोहन, ठीक है। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? ये जो है नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। मुन्नी मोबाइल जो है किसका उपन्यास है? तो पहला ऑप्शन है प्रदीप सौरभ, दूसरा है महुआ माझी और तीसरा ऑप्शन है रीता शुक्ला, चौथा ऑप्शन है तुलसी राम। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदीप सौरभ, ठीक है। प्रदीप सौरभ इस उपन्यास के उपन्यासकार हैं और जो ये मुन्नी मोबाइल उपन्यास है उसका प्रकाशन वर्ष है 2009, ठीक है, 2009 है। और बाकी महुआ माझी की एक उपन्यास है मैं बोरी शाइला, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, रीता शुक्ला का एक रचना है मृत्यु गंध जीवन गंध, ठीक है, मृत्यु गंध जीवन गंध, ठीक है, ये जो है रीता शुक्ला का है। ये जितना मैं बोल रही हूँ आप लोग ना नोट डाउन कर लीजिएगा जो इसमें नहीं दिया हुआ है। और बाकी तुलसी राम जो उपन्यासकार हैं उनकी एक है रचना मुर्दहिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? ठीक है, किस प्रवृत्ति? पहला ऑप्शन है आदर्शवादी प्रवृत्ति के, दूसरा है यथार्थवादी, तीसरा है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, चौथा ऑप्शन है यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी। देखिए पहला और दूसरा तो है ही नहीं, अभी सी डी में कन्फ्यूजन होता है। तो जो ये प्रेमचंद्र जी हैं वह आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार हैं, ठीक है। इसका सशक्त उदाहरण किस इनकी रचना में देखने को मिलता है? तो वह गोदान रचना में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर
के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है रायदास, चौथा ऑप्शन है मीराबाई। तो खंजन नयन पहले तो जानिए, इसका प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी है। यह जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर जो है आधारित है। ठीक है, और एक और रचना है जो है दोस्तों मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर जी का है। वह वह भी जो है जीवनी परक उपन्यास है। वह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तो दोनों इसलिए याद करिए क्योंकि पूछा भी जाता है। ठीक है, एक है खंजन नयन और एक कौन सा है, मानस का हंस। ठीक है, मानस का हंस, इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। और ये जो मानस का हंस है वह जो है किसके जीवन पर आधारित है, तो यह जो है तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। और बाकी खंजन नयन यह जो है सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे होंगे दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग।